जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। मैं राघव तिवारी एस.एन.टी क्लास में स्वागत करता हूँ। आइए हम मॉडल पेपर पढ़ रहे थे क्लास 12 अकाउंट का, जिसमें हमने 21 क्वेश्चन को देखे थे। आज 22 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है क्या? नंबर क्वेश्चन कह रहा है किन किन परिस्थितियों में एक शानदार किन परिस्थितियों में एक साझेदार फर्म से सेवानिवृत्त हो सकता है। मतलब किसी साझेदारी फर्म में कोई साझेदार किन परिस्थितियों में रिटायर हो सकता है, उन परिस्थितियों के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले आइए लिखते हैं क्या आंसर के रूप में सेवानिवृत्त क्या होती है। साझेदार के अवकाश ग्रहण या सेवानिवृत्त से आते हैं सेवानिवृत्त से आशय। मीनिंग ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, जब किसी फर्म से कोई साझेदार, लिख सकते हैं, जब किसी फर्म से कोई साझेदार जब किसी साझेदारी फर्म, लिखने सबसे बढ़िया रहेगा, जब किसी साझेदारी फर्म से कोई साझेदार अपनी इच्छा से या अन्य साझेदारों की इच्छा से फर्म से अलग होता है, तो उस प्रक्रिया को साझेदार के अवकाश ग्रहण प्रक्रिया को साझेदार के अवकाश ग्रहण या सेवानिवृत्त कहते हैं, मतलब किसी साझेदारी फर्म से कोई भी साझेदार अलग हो जाता है। कंडीशन क्या होगी? या तो उसकी खुद की इच्छा हो
या तो अन्य साझेदारों की इच्छा हो तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, साझेदारी का रिटायरिंग कहते हैं, पार्टनरशिप रिटायर। ठीक है, आइए लिखते हैं भारतीय साझेदारी नियम 1932 की धारा। भारतीय साझेदारी अधिनियम, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 32 के अनुसार 32 के अनुसार क्या कहा गया है रिटायरमेंट के बारे में। एक साझेदार अन्य सभी साझेदारों की, एक साझेदार अन्य सभी साझेदारों की सहमति से या साझेदारों से साझेदारों से स्पष्ट समझौते से या ऐच्छिक अपनी इच्छा जिसको कहते हैं, ऐच्छिक साझेदारी में अन्य साझेदारों को सूचना देके, अन्य साझेदारों को सूचना देकर अवकाश ग्रहण कर सकता है, अवकाश ग्रहण कर सकता है। कहने का मतलब है एक साझेदार अन्य सभी साझेदार मतलब जितने पार्टनर है उसमें से कोई साझेदार अगर फर्म से अलग होना चाहता है तो वह अन्य साझेदारों की सहमति लेगा। दूसरी कंडीशन है अगर कोई क्या करते हैं कंटेंट हुआ हो, अनुबंध हुआ हो तो उस अनुबंध को ध्यान में रखा जाएगा। या ऐच्छिक साझेदारी है, ठीक है, तो उस ऐच्छिक साझेदारी में अन्य साझेदारों को सूचना देकर कोई भी साझेदार अपनी इच्छा अनुसार फर्म से अलग हो सकता है। यह साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 32 कहती है। ठीक है, अब आइए लिखते हैं एक साझेदारी फर्म से एक साझेदारी फर्म से साझेदार के अवकाश ग्रहण करने की आवश्यकता। साझेदारी फर्म से साझेदार को अवकाश ग्रहण करने की आवश्यकता। निम्न आवश्यकताएं, निम्न परिस्थितियां हैं जब एक साझेदार एक फर्म से अलग होता है। पहली परिस्थिति है
पहली परिस्थिति है बीमारी या शारीरिक कमजोरी के कारण। बीमारी या शारीरिक कमजोरी के कारण, मतलब कोई भी सादा शारीरिक रूप से अस्वस्थ है या कमजोर है तो वह फर्म से अलग हो सकता है, पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है कि वृद्धावस्था के कारण। वृद्धावस्था के कारण अगर कोई सादा वृद्ध हो चुका है, काम नहीं कर पा रहा है तो वह फर्म से अलग हो सकता है। अगला है तीसरा है किसी साझेदार से मतभेद होने के कारण। किसी साझेदार से मतभेद होने के कारण, किसी साझेदार में मतभेद हो, विवाद हो जाए, ठीक ना, तो उस दशा में क्या करेगा, साझेदार अलग हो जाएगा। अगला है चौथा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 4 नंबर, कोई अधिक लाभदायक काम करने की, कोई अधिक लाभदायक काम करने की इच्छा होने के कारण, अगर कोई साझेदार कोई अलग काम करना चाहता है जिससे उसको अधिक लाभ हो तो उस दशा में वह फर्म से अलग हो सकता है। अगली कंडीशन है किसी अन्य कारण जिससे वह किसी अन्य कारण जिससे वह फर्म में रहना उचित न समझता हो, जिससे वह फर्म में रहना उचित न समझता हो, मतलब कोई और भी अदर कारण हो सकता है जिसको व्यक्तिगत कारण भी कर सकते हैं, जिससे वह फर्म में रहना उचित न समझे, अतः उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा हो, या फिर और भी कोई कारण हो, ठीक है, जिससे वह खुद फर्म से अलग होना चाहता है, तो उस कंडीशन में एक साझेदार फर्म से अलग हो सकता है, अवकाश ग्रहण कर सकता है। ये थी अवकाश ग्रहण की शर्तें और अवकाश ग्रहण करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, इसको देख लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है साझेदारी का समापन और फर्म के समापन में अंतर लिखिए। साझेदारी के समापन एवं फर्म के समापन में अंतर लिखिए। एक फर्म का समापन क्या होता है और एक साझेदारी का समापन क्या होता है, इसके बीच में अंतर कर रहा है। तो चलिए आइए लिखते हैं जी आंसर यहाँ पे। यहाँ पे सीरियल नंबर लिख लें, क्रम संख्या। साझेदारी के समापन और यह लिखते हैं फर्म का समापन। फर्म के समापन अंतर देखिए, पहला अंतर क्या है, फर्म में के साझेदारी समापन में साझेदारी के समापन में फर्म का समापन होना अनिवार्य नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पार्टनरशिप क्या कहते हैं ख़त्म किया जाता है तो हम ये नहीं कर सकते फर्म भी ख़त्म हो गई, ठीक ना। नया पार्टनरशिप बना के उसी फर्म को हम चला सकते हैं, लेकिन जब फर्म की समापन होगी तो वहाँ साझेदारी अपने आप समाप्त हो जाएगा। फर्म के समापन में लिखें, फर्म की समाप्ति होते ही फर्म की समाप्ति होते ही साझेदारी का समापन, साझेदारी का अंत हो जाता है। साझेदारी का अंत हो जाता है, अंत हो जाता है। कहने का मतलब है अगर फर्म समाप्त हुआ तो साझेदारी खत्म, लेकिन साझेदारी खत्म हुई तो फर्म समाप्त नहीं होगा, ये कोई अनिवार्य नहीं है। अगला है दूसरा, साझेदारी की समाप्ति पर, दूसरा है साझेदारी की समाप्ति पर, साझेदारी की समाप्ति पर फर्म का संचालन बंद होना जरूरी नहीं है। समाप्ति पर फर्म का संचालन बंद होना जरूरी नहीं है। मतलब अगर क्या कहते हैं पार्टनरशिप को ख़त्म किया जाता है तो उस दशा में कोई ज़रूरी नहीं है कि फर्म क्लोज हो जाएगी, ठीक है। फर्म के समापन पर व्यवसाय का संचालन बंद होना अनिवार्य है। इस वाले में फर्म के समापन पर साझेदारी का संचालन का बंद होना अनिवार्य है।
मतलब फर्म खत्म हुआ तो उस दशा में पार्टनरशिप का हर दशा में क्लोज हो जाना है, मतलब वो चलेगा नहीं। तीसरी कंडीशन, तीसरा लिखते हैं, तीसरा है साझेदारी की समाप्ति होने पर, साझेदारी की समाप्ति होने पर, साझेदारी की समाप्ति होने पर सब साझेदारों के बीच, सब साझेदारों के बीच, सब साझेदारों के बीच संबंध समाप्त नहीं होते, संबंध समाप्त नहीं होते, संबंध समाप्त नहीं होते, संबंध समाप्त नहीं होते, नहीं होते, बल्कि संबंधों में परिवर्तन हो जाता है, बल्कि संबंधों में परिवर्तन हो जाता है। मतलब जो रिलेशनशिप है पार्टनर्स के बीच में, साझेदारी के समापन पर समाप्त नहीं होता, बस उसमें क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, ठीक ना। इसमें आइए लिखते हैं, फर्म के समापन होने पर, फर्म के समापन होने पर, फर्म के समापन होने पर समस्त साझेदारों के, समस्त साझेदारों के संबंध समाप्त हो जाते हैं, संबंध समाप्त हो जाते हैं। मतलब फर्म अगर समाप्त हुआ तो उस दशा में साझेदारों के बीच का संबंध भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कहते हैं, 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर कह रहा है साझेदारी की समाप्ति पर, साझेदारी की समाप्ति पर, साझेदारी की समाप्ति पर अलग होने वाले अलग होने वाले साझेदार को फर्म की संपत्ति में, साझेदार को फर्म की संपत्ति में उसका हिस्सा प्रदान कर दिया जाता है, संपत्ति में उसका हिस्सा प्रदान कर दिया जाता है। कहने का मतलब जब कोई साझेदार फर्म से अलग होता है तो उस दशा में उसे मिलने वाली जो भी चीज़ें हैं, उसकी पूंजी, उसके लाभ में हिस्सा, आहरण पर ब्याज वगैरह घटाने के बाद, मतलब जो चीज़ उसे मिलने वाला है वो सारी चीज़ें उसे दे दी जाती हैं, ठीक ना। अगला है फर्म के विघटन की दशा में, इस वाले में आते हैं, फर्म के विघटन की
दशा में, फर्म के विघटन की दशा में फर्म की समस्त संपत्तियों का, फर्म की समस्त संपत्तियों का, फर्म की समस्त संपत्तियों का बंटवारा हो जाता है। मतलब जब फर्म अलग होगा, फर्म को समाप्त किया जाएगा, उस दशा में सारे दायित्वों के भुगतान करने के बाद जो भी चीज़ें बचेंगी, संपत्तियाँ, उसे क्या किया जाएगा, सभी साझेदारों में बांट दिया जाएगा उनके लाभ अनुपात के आधार पर, या जो भी अनुपात दिया हो। ये आप क्वेश्चन नंबर 23। अब आइए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है। अरे क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि साझेदारी फर्म के विघटन की प्रक्रिया समझाइए। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है साझेदारी फर्म के विघटन की प्रक्रिया साझेदारी फर्म का विघटन कैसे होता है, क्या परिस्थितियां होती हैं, उसके बारे में पूछ रहा है। तो आइए सबसे पहले लिखते हैं साझेदारी फर्म के विघटन से आते हैं। साझेदारी फर्म का विघटन क्या होता है। साझेदारी फर्म का विघटन, विघटन से आशय, साझेदारी फर्म के विघटन से आशय, जब किसी साझेदारी फर्म के, जब किसी साझेदारी
फर्म के साझेदारी फर्म के सभी साझेदारों की इच्छा से सभी साझेदारों की इच्छा से या न्यायालय के आदेशानुसार न्यायालय के आदेशानुसार फर्म के व्यावसायिक गतिविधियों को व्यावसायिक गतिविधियों को समाप्त किया जाता है तो इस प्रक्रिया को साझेदारी फर्म का विघटन करते हैं। साझेदारी फर्म का विघटन कहते हैं। ठीक है, मतलब सभी साझेदारों की इच्छा पर या न्यायालय के आदेशानुसार अगर किसी साझेदारी फर्म को क्या कर समाप्त किया जाता है, ठीक है, जो उसकी गतिविधि हैं, व्यावसायिक गतिविधियां हैं, ठीक है, उसे समाप्त कर दिया जाता है तो उसे ही साझेदारी का विघटन करते हैं। अब आइए साझेदारी फर्म के विघटन की प्रक्रिया। साझेदारी फर्म के विघटन की प्रक्रिया। साझेदारी फर्म के विघटन की प्रक्रिया। साझेदारी फर्म के विघटन की दशा में निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है। साझेदारी फर्म के विघटन की दशा में निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है। कौन कौन सी दशाएं हैं, क्या होता है, आइए उसको लिखते हैं। पहला है साझेदारी के विघटन के लिए साझेदारी के विघटन के लिए सबसे पहले सभी साझेदारों की आपसी सहमति होना चाहिए। आपसी सहमति होना चाहिए। मतलब जितने पार्टनर हैं सभी की सहमति होगी तभी साझेदारी का विघटन होगा, नहीं तो नहीं होगा। या विशेष परिस्थिति में
विशेष परिस्थिति में न्यायालय की स्वीकृति ली जाती है। न्यायालय की स्वीकृति ली जाती है। दूसरी कंडीशन, अगर कोई विशेष परिस्थिति हो, कोई ऐसी दशा हो जिसमें न्यायालय की जरूरत हो, तो न्यायालय की स्वीकृति लेने के बाद विघटन किया जाएगा। दूसरा है साझेदारी के विघटन की। दूसरी कंडीशन है साझेदारी के विघटन की। साझेदारी के विघटन की सहमति प्राप्त हो जाने के बाद सर्वप्रथम फर्म की हानियों को लाभ में से पूरा किया जाएगा। लाभ में से पूरा किया जाएगा। हानियों के साथ साथ पूंजी की अपूर्णता को लाभों में से पूरा किया जाएगा। लाभों में से पूरा किया जाएगा। उन्हें किया जाएगा। लाभों के बाद उन्हें पूंजी से और यदि आवश्यकता हुई तो प्रत्येक साझेदार इन्हें अपने लाभ अनुपात में
सहन करेंगे। और क्या रहा है कि सबसे पहले फर्म की समाप्ति के लिए सहमति होनी जरूरत है, और या न्यायालय का हो या तो फिर स्वयं सभी साझेदारों का। दूसरी कंडीशन, जब सहमति मिलेगी तो सबसे पहले अगर हानि है फर्म की तो उसे फर्म के लाभ से एडजस्ट करेंगे, ठीक ना। और उसके बाद से अगर पूंजी की अपूर्णता, अगर कैपिटल कम है, ठीक ना, तो कैपिटल की कमी को क्या कहते हैं, लाभ में से पूरा करेंगे। और उसके बाद जरूरत पड़ा तो साझेदारों की पूंजी से पूरा करेंगे, कैपिटल से पूरा करेंगे। और उसके बाद भी अगर जरूरत पड़ गया तो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के में सभी साझेदार उसको नगद रूप में लेके आएंगे। दूसरी कंडीशन ये है, दूसरी प्रक्रिया ये है। तीसरी प्रक्रिया लिखने चले, इसको देख लीजिए। तीसरा कंडीशन देखते हैं। तीसरा, फर्म की संपत्ति का प्रयोग निम्न क्रम में किया जाएगा। तीसरा है, फर्म की संपत्ति का प्रयोग निम्न क्रम में किया जाएगा। क्या कंडीशन, कैसे संपत्ति का प्रयोग करेंगे? पहला है, साझेदारों को छोड़कर अन्य पक्षकारों को ऋण चुकाने के लिए। साझेदारों को छोड़कर अन्य पक्षकारों के ऋण चुकाने के लिए। अगर साझेदार फर्म को लोन दिया है उसको नहीं ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले बाहर व्यक्ति, अगर किसी अन्य व्यक्ति से लोन लिया गया है तो संपत्ति से पहले उसका भुगतान किया जाएगा। दूसरा है, प्रत्येक साझेदार को वह धन, प्रत्येक साझेदार को वह धन आनुपातिक रूप से भुगतान किया जाएगा। जो कि अपने फर्म की अपने फर्म की पूंजी के
अतिरिक्त, पूंजी के अतिरिक्त ऋण के रूप में दिया है, ऋण के रूप में दिया है। आया समझ में? पहले क्या करेंगे, बाह्य व्यक्ति से अगर ऋण लिए हैं उसका भुगतान करेंगे, उसके पास से जिन जिन साझेदारों ने फर्म को ऋण दिया है पूंजी के छोड़कर, तो उन ऋणों का आनुपातिक रूप से भुगतान किया जाएगा। ठीक ना। तीसरी कंडीशन है, प्रत्येक साझेदार की पूंजी, प्रत्येक साझेदार की पूंजी, प्रत्येक साझेदार की पूंजी आनुपातिक हिसाब से, आनुपातिक हिसाब से, आनुपातिक हिसाब से वापस करने में, आनुपातिक हिसाब से वापस करने में। उसके बाद जब साझेदारों के ऋणों का भुगतान हो जाएगा, बाह्य व्यक्तियों का भुगतान हो जाएगा, उसके बाद भी अगर संपत्ति बचती है तो उसका साझेदारों का आनुपातिक रूप से पेमेंट किया जाएगा, किस, उनकी पूंजी का। ठीक ना। चौथा है, उपरोक्त भुगतान के बाद, उपरोक्त भुगतान के बाद, उपरोक्त भुगतान के बाद कोई धन शेष बचे, कोई धन शेष बचे, शेष बचे तो वह साझेदारों के, तो वह साझेदारों के, तो वह साझेदारों के लाभालाभ अनुपात में बांट दिया जाएगा। साझेदारों के लाभालाभ अनुपात में बांट दिया जाएगा। मतलब सबका भुगतान करने के बाद भी अगर कुछ बच जाता है तो उसे क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सभी साझेदारों को बांट देंगे। यह प्रक्रिया है समापन की, विघटन की। देख लीजिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का अनुपात विश्लेषण के लाभ लिखिए। क्वेश्चन नंबर 25 करा है
अनुपात विश्लेषण, अनुपात विश्लेषण रेशियो एनालिसिस के लाभ लिखिए, के लाभ लिखिए। आइए जी लिख लेते हैं इसको। सबसे पहले अनुपात विश्लेषण क्या होता है उसको लिखते हैं। अनुपात विश्लेषण से आशय है, मीनिंग ऑफ रेशियो एनालिसिस। चलिए लिखते हैं अनुपात विश्लेषण, अनुपात विश्लेषण, अनुपात विश्लेषण विवरणों के विश्लेषण, विवरणों के विश्लेषण, विवरणों के विश्लेषण, तुलना, तुलना एवं निर्वचन की तकनीकी है, एवं निर्वचन, निर्वचन की तकनीक है, तकनीक है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है यह एक ऐसी प्रक्रिया है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लेखांकन चरों के आधार पर, लेखांकन चरों के आधार पर, लेखांकन चरों के आधार पर विभिन्न अनुपातों की, विभिन्न अनुपातों की, विभिन्न अनुपातों की गणना की जाती है, अनुपातों की गणना की जाती है, अनुपातों की गणना की जाती है और उनके आधार पर, और उनके आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं, निष्कर्ष निकाले जाते हैं जो प्रबंधकी निर्णयन के निर्णय का आधार बनते हैं। सिंपल सी भाषा में लेखांकन जो वेरिएबल है, मतलब जो चर हैं, अकाउंटिंग वेरिएबल, दो लेखांकन
चरों के बीच में जो संबंध दिखाए जाते हैं ठीक ना, उसे ही हम क्या कहते हैं, अनुपात विश्लेषण कहते हैं। संबंध दर्शाना चरों के बीच में, लेखांकन चरों के बीच में क्या कहलाता है, अनुपात विश्लेषण कहलाता है। और ये किसके लिए बनाया जाता है, ये प्रबंधकीय निर्णय के लिए बनाया जाता है कि प्रबंधक क्या करें, उसको देखकर उसको आधार मानकर एक सही नतीजा निकाल सकें फर्म के लिए। अब आइए अनुपात विश्लेषण के लाभ या महत्व या उद्देश्य लिख सकते हैं। अनुपात विश्लेषण के लाभ या महत्व या उद्देश्य सबकी जगह एक ही पॉइंट में लिखना है। पॉइंट देख लीजिए क्या क्या है। पहला है लेखांकन संख्याओं के लेखांकन संख्याओं के सरलीकरण में सहायक दूसरा है वित्तीय स्थिति के विश्लेषण उपयोगी। वित्तीय स्थिति के विश्लेषण में उपयोगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्या कहते हैं, तीसरा है संचालन कार्यकुशलता के मापन में उपयोगी। चौथा है वित्तीय पूर्वानुमान एवं नियोजन में सहायक। वित्तीय पूर्वानुमान एवं नियोजन में सहायक। पांचवा है व्यवसाय की कमजोरियों के निर्धारण में उपयोगी। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन एक 6 स्टेप कर रहा है तुलनात्मक अध्ययन में उपयोगी। तुलनात्मक अध्ययन में उपयोगी। अध्ययन में उपयोगी। 7 नंबर कर रहा है संप्रेषण एवं समन्वय में सहायक। संप्रेषण का मतलब कम्युनिकेशन, ठीक है। संप्रेषण एवं समन्वय में सहायक।
और 8 नंबर है नियंत्रण में उपयोगी। नियंत्रण में उपयोगी। ये 8 महत्व है, इसके 8 लाभ हैं। पहला क्या, लेखांकन संस्थाओं के सरलीकरण का मतलब जो अकाउंटिंग नंबर हैं उसको सरल करने में सहायता प्रदान करता है। वित्तीय स्थिति के विश्लेषण में उपयोगी, मतलब व्यवसाय की स्थिति क्या है उसके जानने में उपयोगी होता है। संचालन कार्यकुशलता के मापन उपयोगी, मतलब किसी व्यवसाय की संचालन किस प्रक्रिया से हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसकी क्या स्थिति है, उसके उपयोगी मापने में उपयोग करता है। वित्तीय पूर्वानुमान एवं नियोजन में सहायक, अगर कोई अनुमान लगाना है, फाइनेंशियल ठीक ना प्लानिंग करनी है, उसके बारे में सहायता करता है। व्यवसाय की कमजोरियों के निर्धारण में उपयोगी, अगर व्यवसाय में कोई ऐसे एलिमेंट हैं जो व्यवसाय को गलत निर्देशित कर रहे हैं, गलत दशा में ले जा रहे हैं, तो उसको जानने में उपयोग सहायता करता है। अगला, तुलनात्मक अध्ययन उपयोगी, ठीक ना, 1 या 2 वर्षों की अगर वित्तीय स्थिति का तुलना करना हो तो रेशियो एनालिसिस की सहायता से हम तुलना कर सकते हैं, ठीक ना, आधार बना सकते हैं उसको। संप्रेषण और समन्वय में सहायक, संप्रेषण का मतलब कम्युनिकेशन, बाल विचारों का आदान प्रदान, समन्वय मतलब तालमेल बैठाना। ये क्या कहते हैं, अनुपात विश्लेषण के आधार पर किया जा सकता है। अगला, नियंत्रण उपयोगी, मतलब किसी व्यवसाय में कोई जरूरत की चीज़ों को लाना है और किसी चीज़ को हटाना है तो उसका अनुमान हम लगा सकते हैं किसके आधार पर, अनुपात विश्लेषण के आधार पर नियंत्रण किया जा सकता है हर दशा में व्यवसाय को, ठीक है। तो ये आपकी अनुपात विश्लेषण के महत्व, लाभ या उद्देश्य हो गए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 25 हुआ, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। इसी के साथ मेरा अति लघु 60 क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 26, एक रोकड़ प्रवाह विवरण को तैयार करने के क्या उद्देश्य हैं, तैयार करने के क्या उद्देश्य हैं, लिखिए। ऑब्जेक्ट ऑफ कैश फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है। तो आइए सबसे पहले रोकड़ प्रवाह विवरण लिखते हैं, क्या है आंसर। रोकड़ प्रवाह विवरण से आशय, रोकड़ प्रवाह विवरण से आशय, रोकड़ प्रवाह विवरण से आशय, रोकड़ प्रवाह विवरण से आशय उस विवरण
से है, विवरण से है, उस विवरण से है जो एक निश्चित समय में, जो एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय में किसी व्यवसाय में, किसी व्यवसाय में, किसी व्यवसाय में रोकड़ के प्रवाह को, रोकड़ के प्रवाह को दर्शाने के लिए बनाया जाता है, दर्शाने के लिए बनाया जाता है। मतलब किसी भी व्यवसाय में कैश की स्थिति क्या है, मतलब कैश कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, उस स्थिति को दर्शाने के लिए जो विवरण पत्र बनाते हैं उसे रोकड़ प्रवाह विवरण कहते हैं। अब आइए रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य, लाभ या महत्व लिख लेते हैं। रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य, महत्व या लाभ एक ही चीज है। क्यों, इसका क्या उद्देश्य, इसको बनाने का पहला उद्देश्य है रोकड़ स्थिति का विश्लेषण। पहला है रोकड़ स्थिति का विश्लेषण, मतलब कैश की क्या कंडीशन है किसी भी व्यवसाय में, उसको जानने के लिए इसको बनाया जाता है। दूसरा है अल्पकालीन रोकड़ नियोजन एवं प्रबंधन। अल्पकालीन रोकड़ नियोजन एवं प्रबंधन। कम समय के लिए कैश की प्लानिंग करना हो और उसका मैनेजमेंट करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रोकड़ प्रवाह विवरण बनाते हैं। अगला है तरलता का मूल्यांकन। तरलता का मूल्यांकन। लिक्विड की कंडीशन क्या है व्यवसाय में, उसके बारे में वैल्यू निकालने के लिए हम रोकड़ प्रवाह विवरण बनाते हैं। अगला है विभिन्न क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह का विश्लेषण। विभिन्न क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह का विश्लेषण। मतलब किसी भी व्यवसाय में जो भी एलिमेंट हैं जिन माध्यम से कैश आया और गया, उसके बारे में जानकारी के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण बनाया जाता है। 5 नंबर है परिचालन परिणामों की तुलना। परिचालन परिणामों की तुलना करने के लिए ना ऑपरेटिंग रिजल्ट क्या है उसके जानने के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण बनाए जाते हैं।
6 नंबर कह रहा है रोकड़ प्रवाह के भावी अनुमानों, रोकड़ प्रवाह के भावी अनुमानों में सहायक, मतलब कैश की स्थिति आगे चल के क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी, उस कंडीशन को जानने के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण बनाया जाता है। 7 नंबर नीति के निर्धारण में सहायक, नीति मतलब कोई नियम बनाना है उसके लिए रोकड़ प्रवाह बनाया जाता है। नीति निर्धारण में सहायक। क्वेश्चन नंबर एक पॉइंट कर रहा है बाहरी पक्षों के लिए उपयोगी, बाहरी पक्षों के लिए उपयोगी, मतलब जो बाहर के लोग हैं वह कैश की स्थिति अगर जानना चाहें तो इसको देख के वह अंदाज़ा लगा सकते हैं व्यवसाय में कैश की स्थिति क्या है, लिक्विड स्थिति क्या है। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगले लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य।